गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश जाट और बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपने चल रहा था बेटा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। क्या चल रहा था? सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सेल डिवीज़न में मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो उस फ्लो चार्ट में मैंने दो टाइप से सेल डिवीज़न को बताया था कि एक तो होता है बेटा अपने साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। और एक होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। ओके। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है कि इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। तो दो स्टेज में ये कंप्लीट होनी है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस को मैंने बताया था, इसे मोस्टली दो स्टेज में पढ़ा जाता है, ठीक है। एक तो होता है माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। और एक होता है मियोसिस। किस टाइप का डिवीजन होगा? माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो अब इस टाइप से डिवीजन को अगर आप देखते हो तो नॉर्मल क्या होता है कि एक जो सेल है इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डिवीजन की बात कर रहे हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियस डिवीजन दो टाइप से होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियस जो जनरली क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पेयर फॉर्म में। और उस सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम ऑफ सेल्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आप दोनों टाइप के सेल डिवीजन को आराम से पढ़ सकते हो कि क्या होता है कि एक पेरेंटल सेल आफ्टर सेल डिवीजन कन्वर्ट इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। तो अब ये जो दोनों डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस है, इनमें क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है या कंडीशन होती है उसके बेस पे पता चलता है कि किस टाइप का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे डिप्लॉइड सेल है जिसमें 2n क्रोमोसोम है, और जो डॉटर सेल होती है उसमें भी क्रोमोसोम क्या होते हैं? डिप्लॉइड हो, मतलब इक्वल क्रोमोसोम, ठीक है, इक्वल क्रोमोसोम इन पेरेंटल एंड डॉटर सेल। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या कहेंगे? माइटोसिस। मतलब इक्वल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं किसमें? डॉटर सेल्स में। किसके इक्वल? पेरेंटल सेल के। दूसरी ओर अगर अपन देखते हैं मियोसिस की, तो क्या होता है कि एक जो डिप्लॉइड सेल होती है, इस डिप्लॉइड सेल के सेल डिवीजन से क्या होता है कि जो दो डॉटर सेल्स बनती है, इन दोनों डॉटर सेल्स में न्यूक्लियस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करेगा। कितने? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस को मैंने बताया था कि मियोसिस जनरली क्या होता है, दो स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? दो स्टेप में, ठीक है। एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट एंड एक होता है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो जैसे आफ्टर मियोसिस फर्स्ट वन पेरेंटल सेल कन्वर्ट इनटू टू डॉटर सेल्स एंड ईच सेल्स कंटेन्स a haploid number of chromosomes। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो बोथ ऑफ डॉटर सेल्स होती है ये फर्दर पार्ट करती है किसमें पार्टिसिपेट करेगी बेटा? मियोसिस सेकेंड में। किसमें पार्टिसिपेट करेगी? मियोसिस सेकेंड में। और मियोसिस सेकेंड के लास्ट में ईच डॉटर सेल कन्वर्ट इनटू 4 डॉटर सेल, ठीक है। एंड ईच सेल्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा बेटा? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती है उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। किसके? पेरेंटल सेल के, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मियोसिस सेल डिवीजन की बात करते हैं। किसकी? मियोसिस सेल डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती है इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जस्ट हाफ होते हैं किसके? पेरेंटल सेल के, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये इसमें दो स्टेप में कंप्लीट होनी है। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? ये दो स्टेप में कंप्लीट होगी। मियोसिस फर्स्ट के बाद में तो क्या होता है कि पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरे स्टेप में मियोसिस आफ्टर मियोसिस सेकेंड ईच डॉटर सेल्स डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये है बेटा जनरल डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। काम की बात समझना बेटा इसे यहाँ पे कि अपने कोई भी एनिमल होता है, क्या होता है? कोई भी एनिमल्स होते हैं तो उन एनिमल्स में क्या होते हैं कि जो सेल्स होती है वो जनरली टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की सेल होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? तो आप लोग इसे देखोगे बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मैं सेल उसके फंक्शन के बेस पे बात करता हूं तो ये दो टाइप की होगी। एक तो होती है बेटा जर्म सेल्स। कौन सी होती है? जर्म सेल्स।
और एक होती है बेटा अपने सोमेटिक सेल। ठीक है, आया समझ में। और जर्म सेल्स की बात करते हैं तो ये क्या करती है बेटा, अपने रिप्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में पार्टिसिपेट करती है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो सेल्स होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होनी है, गोनेड्स में। आया समझ में, जर्म सेल्स आर फाउंड इन गोनेड्स। ठीक है, और सोमेटिक सेल्स जो होती है ये अदर देन गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब फुल बॉडी में प्रेजेंट होंगे अदर देन गोनेड्स। आया समझ में। ठीक है, तो गोनेड्स को भी हम दो टाइप से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो वेल डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, उनमें बाइसेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि इनमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इनमें गोनेड्स भी क्या होंगे, टू टाइप्स के गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो जिन्हें हम बोलते हैं बेटा टेस्टिस, क्या बोलते हैं, टेस्टिस, और सेकेंड जिसे हम बोलते हैं बेटा ओवरी। टेस्टिस से सेल डिवीजन जो होता है उससे क्या बनते हैं बेटा, गैमेट्स बनते हैं, और इन गैमेट्स को हम बोलते हैं बेटा स्पर्म। ओके, और ओवरी में भी सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन से क्या बनेगा बेटा, एग या ओवम बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो जर्म सेल्स होती है गोनेड्स में प्रेजेंट होगी, और गोनेड्स में क्या होता है कि सेल डिवीजन से गैमेट्स बनते हैं, इनको हम बेटा गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये भी अपना मेल गैमेट है। ठीक है, और ये भी क्या होगा बेटा, फीमेल गैमेट है। क्लियर है। ठीक है, तो अब मैंने अभी जस्ट बताया था कि अपने जो सेल डिवीजन होता है उसे जनरली टू टाइप से पढ़ते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, बिकॉज ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन विच आर जर्म सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स। ठीक है, तो जो टेस्टिस होते हैं, इन टेस्टिस में जो सेल डिवीजन होता है वो होगा बेटा मियोसिस। कौन सा होगा, मियोसिस। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल सेल डिवीजन जो होता है ये क्या होगा बेटा, ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इस सेल डिवीजन के लास्ट में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस सेल डिवीजन के लास्ट में ओनली 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सोमेटिक सेल्स की बात करते हैं, तो सोमेटिक सेल्स जो होती है सारी की सारी जो दूसरी सेल्स होती है गोनेड्स के अलावा, उन्हें हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। और इसमें जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन को हम बोलते हैं बेटा माइटोसिस। क्या कहेंगे, माइटोसिस। क्लियर है। तो ये है बेटा अपने टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जो एक जनरल इंट्रो है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है कि इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने सेल डिवीजन हो गया बेटा मियोसिस एंड माइटोसिस विद कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब इनके न्यूक्लियस के डिवीजन के बेस पर। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि सिंपल सा है कि भाई एक सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है, और उस सेल डिवीजन के लास्ट में जो पेरेंटल सेल्स होती है वो 2 और 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या होता है कि हर एक सेल का नेचर होता है वो सेल डिवाइड करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, तो क्या एनिमल्स में पाए जाने वाले सारे के सारे सेल्स डिवाइडेबल होते हैं क्या, पॉसिबल है ये? तो जनरल क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में कुछ सेल्स, एनिमल के कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो एक बार प्रोड्यूस होते हैं और उनका जितना लाइफ स्पेन होता है उसमें वो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। आया समझ में, कभी भी वो डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट नहीं होती है। एक तो होती है बेटा अपने बॉर्न सेल्स। कौन सी होती है, बॉर्न सेल्स। बॉर्न सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। आया समझ में, बोन सेल कभी भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इन जैसे ये बोन सेल है, इन बोन सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस सेल साइकिल के G0 फेज या G0 फेज में जाके अटक जाता है, और उसी फेज में क्या है कि वो अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मतलब ये सेल एक बार प्रोड्यूस होने के बाद में जनरल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि ये बोन सेल्स जो होती है उनकी खास बात होती है कि यहाँ का जो साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इनके साइटोप्लाज्म में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो होता है बेटा जनरली कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से ही जो अपने बोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बेटा अपने एक सेल और होती है ह्यूमन बॉडी में जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आरबीसी।
आरबीसी कभी डिवाइड नहीं होगी, ये केवल प्रोड्यूस की जाती है। ये सारी की सारी सेल्स जो मैं बता रहा हूँ ये कभी भी डिवाइड नहीं होती है, केवल और केवल प्रोड्यूस की जाती है एक प्रोडक्शन साइट पे, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं अपने जो ओस्टियोसाइट सेल्स होती है ये जनरली बोन मैरो के यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और आरबीसी भी जो होती है ये भी अपने बोन मैरो से ही प्रोड्यूस की जाएगी। किससे? बोन मैरो से ही प्रोड्यूस की जाती है। और आप लोग जानते होंगे कि बोन मैरो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो आरबीसी, लेकिन अगर आप लोग ढंग से सेल थ्योरी को पढ़ोगे ना तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती आरबीसी, तो मतलब इसे सेल नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बता सकते हो क्या डब्ल्यूबीसी को सेल मान सकते हो क्या? डब्ल्यूबीसी क्या एक्चुअल सेल है क्या? सेल थ्योरी को ये फॉलो करती है, ठीक है? नहीं, इसमें तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है, इवन इसमें तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो ये तो व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स बोलते हैं अपन, मतलब ये सेल नहीं है। लेकिन आरबीसी जो होती है इनको सेल में काउंट किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक्चुअल में जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन अपने जो मैमल्स होते हैं उनमें कैमल एंड लामा ये कुछ एनिमल्स हैं जिनमें आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होगी। क्या होगी बेटा? ए न्यूक्लिएटेड, मतलब विदाउट न्यूक्लियस, तो सेल तो मान ही नहीं सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी में एक सेल और होती है जो कभी भी सेल डिवाइड नहीं करती है, बताओ कौन सी होती है बेटा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वो होती है बेटा सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। कौन सी होती है बेटा? सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। कौन सी सेल होती है नर्वस टिश्यू की? न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स कभी भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब ये इनका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन केवल एक बार होता है। और वही चीज़ है कि ये जो सेल डिवीजन या सेल साइकिल होता है उसके जी नोट फेज में जाके अटक जाते हैं और वहीं पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे एड्स में, टीवी एड्स में सुना भी होगा कि जो दिमाग होता है उसका विकास 5 साल तक ही होता है, मतलब तब तक जो न्यूरॉन्स बनने होते हैं बन जाते हैं, उसके बाद में कभी न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है लेकिन सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा अपने सेल डिवीज़न कंप्लीट। क्या हो गया बेटा? सेल डिवीज़न कंप्लीट, ठीक है। तो सेल डिवीज़न को समझने के लिए जनरली तो आपके समझ में आ गया होगा कि सेल डिवीज़न एक्चुअल में होता क्या है, कि पेरेंटल सेल डिवाइड होगी, पेरेंटल सेल डिवाइड होकर क्या करती है बेटा? डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सेल डिवीज़न, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी सेल उठा के सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करे और सेल डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो सेल होती है उसे डिवाइड होने के लिए कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो पहले उन्हें बनाया जाएगा, उन्हें बनाने के बाद में क्या होता है कि सिंथेसिस, कंप्लीट सिंथेसिस होने के बाद में वो सेल एंटर करती है सेल साइकिल में, और सेल साइकिल में एंटर करने के बाद में वो क्या करती है कि सेल डिवीज़न को कंप्लीट करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल साइकिल कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है बेटा, बस सेल डिवीज़न के स्टेप्स को हम साइक्लिक प्रोसेस में पढ़ते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेल साइकिल, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले अपने पास में ये एक 2n सेल है। कौन सी सेल है बेटा? 2n या डिप्लॉइड सेल है। क्या है बेटा? डिप्लॉइड सेल है। इसे डिवाइड करना है, कितनी सेल्स में डिवाइड होनी है ये? आफ्टर सेल डिवीजन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होनी है या 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होनी है, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किस में एंटर करे बेटा? सेल साइकिल में एंटर करे, और सेल साइकिल में एंटर करने के बाद में जो डॉटर सेल, पेरेंटल सेल होती है वो कितनी डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई? 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई। ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, इस साइक्लिक प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेल साइकिल। क्या कहेंगे? सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल साइकिल का हम एक फिक्स टाइम पीरियड मानते हैं, जैसे कि कुछ सेल्स जो होती है वो अप्रॉक्स 24 आवर्स लेती है, ठीक है। कुछ सेल्स काफ़ी रेपिडली डिवीजन करती हैं, ठीक है। कुछ सेल्स में सेल डिवीजन काफ़ी स्लो होता है, तो सबका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि प्याज की रूट सेल्स होती है, उन जो ऑनियन होता है ना, ऑनियन प्याज, उनकी रूट सेल्स की बात करते हैं तो वो जनरली 24 आवर्स में इसका स्टडी किया जाता है। तो 24 आवर्स का ये एक सेल साइकिल मानते हैं, ठीक है। तो इस सेल साइकिल को अपन क्या करते हैं बेटा? मोस्टली 2 स्टेप में स्टडी करते हैं। कितने स्टेप में स्टडी करेंगे बेटा? 2 स्टेप में इसे स्टडी किया जाएगा, ठीक है, जो कल मैंने उसके फ्लो चार्ट में बताया था, ठीक है। क्या होता है कि इसका ये यहाँ से
यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं बेटा इंटरफेज। क्या कहेंगे? इंटरफेज। इंटरफेज को मैं अगर प्रीपरेशन फेज भी कहूं, क्या कहें? प्रीपरेशन फेज तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि सेल एक्चुअल में इस फेज में कभी डिवाइड होती नहीं है। सेल डिवाइड होगी यहां से यहां तक के टाइम पीरियड में। आया समझ में? तो इंटरफेज जो होता है ये अप्रोक्स 90% टाइम कंज्यूम करता है केवल सेल डिवीजन के प्रिपरेशन के लिए, तैयार होती है सेल डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस फेज में जो सेल होती है वो काफ़ी एक्टिव होगी। क्या होगी? एक्टिव होती है, लेकिन डिवाइड कभी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस सेल फेज में सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड होता है इसे हम बोलते हैं बेटा एम फेज। क्या बोलते हैं? एम फेज। मतलब समझ में आया कि जो एम फेज होता है इसे ही हम अपने अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्चुअल सेल डिवीजन फेज कहते हैं, क्योंकि जो सेल होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड इसी में करेगी। इंटरनली मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और एक्सटर्नली मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बात करते हैं, ये मोस्टली इसके दो फेज हो गए जो मैंने कल भी बताया था। किसी सेल के सेल डिवीजन के लिए कितने पार्ट होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेल डिवीजन, तो एक तो हो गया बेटा इसका इंटरफेज। क्या हो गया? इंटरफेज। और एक हो गया बेटा इसका एम फेज। ठीक है, ये सेल डिवीजन का कौन सा पार्ट है? कैरियोकाइनेसिस। कौन सा पार्ट है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इंटरफेज हो गया। अब इंटरफेज को मैंने कल बताया था बेटा आप लोगों को, पिछले की लास्ट क्लास में बताया था। एक तो होता है बेटा G1 फेज, एक होता है S फेज, और एक होता है G2 फेज। ठीक है, तो ये इंटरफेज है। इस इंटरफेज को अपन मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया बेटा अपने G1, एक होता है S, और एक होता है बेटा अपने G2। क्या होता है? G2। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो G1S G2 इंटरफेज है इसमें सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी सब्सटेंस को सिंथेसाइज किया जाएगा, मतलब प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन या न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, उसके बाद में एम फेज आ जाता है। अब एम फेज को मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, ये एम फेज 2 टाइप की पढ़ेंगे बेटा। एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है बेटा मियोसिस। माइटोसिस को 4 स्टेज में बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मियोसिस को भी वापस अपन 2 पार्ट में पढ़े थे बेटा, अभी बताया था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के 4 टाइप हैं, वही चीज़ सेम टू सेम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मियोसिस सेकेंड के भी 4 पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, केवल प्रोफेज के 5 पार्ट हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो आप देखो ओवरऑल एम फेज जो है इसे हम 4 पार्ट में ही तो पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, आया समझ में? तो एम फेज को मैं वापस डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इसे? 4 पार्ट में। इसे हम बोलते हैं बेटा प्रोफेज। क्या कहेंगे बेटा? प्रोफेज। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, और दूसरी चीज़ जो दूसरा स्टेप जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा मेटाफेज। आया समझ में? तीसरा स्टेप जो होता है उसे हम बोलते हैं एनाफेज, और फोर्थ स्टेप जो होता है उसे हम बोलते हैं टेलोफेज। तो बचा क्या? इस पॉइंट से इस पॉइंट को जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक सेल डिवाइड नहीं हुई अभी तक। ठीक है, यहां तक तो एक्चुअल में डिवीजन की प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुई थी। डिवीजन के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी वो स्टार्ट हुआ था, वो चल रहा था। ठीक है, यहां से यहां तक डिवीजन हुआ, लेकिन किसका हुआ? न्यूक्लियस का। तो इस प्रोसेस को मैं ओवरऑल कहूं तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? कैरियोकाइनेसिस। कौन सा प्रोसेस है? कैरियोकाइनेसिस। आया समझ में? तो इस पार्ट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो बचा कौन सा? सेल डिवीजन का एक सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है जो मैंने कल बताया था। इस स्टेप को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे?
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब वो भी मैंने अलग अलग सेल के लिए अलग अलग टाइप से 2 टाइप का बताया था बेटा मैंने। प्लांट सेल के ये प्लेट मेथड से होगा और एनिमल सेल के लिए क्या होता है, ये फॉर्क मेथड से होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल सेल साइकिल आप लोगों के सामने है बेटा, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, सेल साइकिल में क्या होता है कि एक डिप्लॉयड पेरेंटल सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हम कंप्लीटली ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें जो बनने वाली डॉटर सेल डिप्लॉयड है या हेप्लॉयड है, मतलब न तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये माइटोसिस का है, न ही ये मियोसिस का। जनरल सेल साइकिल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें 2 स्टेप है। यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, इस टाइम पीरियड को हम इंटरफेज से मेंशन करते हैं, जिसके 3 स्टेज होते हैं, G1, S और G2, ठीक है। इसमें सेल्स जो होती है वो प्रिपरेशन करती है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा एम फेज। एम फेज को वापस अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा, एक तो साइटोकाइनेसिस होगा ही सही और एक कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन स्टेज में भी क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल या डीएनए जो होता है उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसके बाद ही वो डिवाइड होगा। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो न्यूक्लियस में होते हैं, उन न्यूक्लियस चेंजेस को हम आगे पढ़ेंगे जब इनको हर स्टेज को क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये है बेटा इसका एक जनरल सेल साइकिल, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा इंटरफेज की। मैंने अभी बताया था कि इंटरफेज एक्चुअल में प्रिपरेशन फेज होती है। क्या होती है, प्रीपेरेशन फेज होती है, मतलब इसमें सेल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, फुलफिल करती है। तो सबसे पहले जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, जीवन की, ठीक है। तो जीवन फर्स्ट स्टेप होता है सेल साइकिल का, आया समझ में। फर्स्ट स्टेप किसी भी सेल साइकिल का फर्स्ट स्टेप, मतलब सेल मान लो कि अगर जीवन में एंटर कर गई ना तो वो सेल साइकिल को कंप्लीट करेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन कुछ सेल्स होती है जो वो क्या करती है बेटा, स्टॉप कर देती है जीवन में आकर अपने सेल साइकिल को और किसी परमानेंट टिश्यू को क्रिएट कर लेती है। जैसे प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। वो तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होनी है, इसमें बनेगा एक तो आरएनए। क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो बनेगा बेटा प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। लेकिन ध्यान रखना इस जगह पे जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन बनेगा बेटा। कौन सा प्रोटीन बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो होता है वो ये होता है कि इस स्टेप में सेल ऑर्गेनेल्स भी बनेंगे। अब आप लोग कहोगे कि सेल ऑर्गेनेल्स सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो इस स्टेज में सेल ऑर्गेनेल्स बनाने की क्या जरूरत है। तो बेटा आप ध्यान दो, यहां पे मान के चलो कि किसी भी सेल साइकिल में एंटर करने वाली जो सेल होती है वो पेरेंटल सेल नहीं, एक्चुअल में डॉटर सेल एंटर करती है। नहीं आए समझ में, देखो ये सेल साइकिल में एंटर करने के बाद में कितनी डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, 2 और 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी सेल आगे जाके G0 फेज में या G0 फेज में चली जाएगी। कुछ सेल वापस सेल साइकिल में एंटर भी करेगी, कंटिन्यूस रैपिडली डिवीजन करती है, ठीक है। तो अब ये सेल एंटर नहीं करेगी, नेक्स्ट साइकिल में ये सेल एंटर करेगी। तो ये सेल तो इसकी जस्ट सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो आधे हैं, डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है बेटा, जीवन में 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। कितनी एक्टिविटीज कंप्लीट होनी है, 3 एक्टिविटीज कंप्लीट होनी है। आरएनए सिंथेसिस होगा, क्या होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा। आरएनए सिंथेसिस मतलब समझते हो, सेंट्रल डॉगमा याद करो, मैंने बताया था, एंजाइम्स में बताया था, ठीक है, जिसमें डीएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना लेता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ प्रोटीन्स भी बनते हैं, लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे रोल क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसका मेन रोल होता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में। किस में होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन में। आया समझ में, क्यों, क्योंकि जो जीवन के बाद में एस फेज होती है, इसमें केवल एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कंप्लीट होती है जिसे हम एस फेज कहते हैं, और वो है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब समझ में आया, एस फेज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन जीवन फेज। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे और बिना हिस्टोन प्रोटीन के डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एस फेज की बात करते हैं तो इसका जो नाम पड़ा है वो सिंथेटिक फेज से पड़ा है। किससे पड़ा है बेटा, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा, डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए सिंथेसिस का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास में ये डीएनए है,
इस डीएनए की 2 चेन बनी, ये दोनों चेन एक दूसरे से अलग हो गई। अब ये दोनों चेन क्या करेगी, अपने कंप्लीमेंट्री डीएनए को प्रोड्यूस करेगी। किसको प्रोड्यूस करेगी बेटा, कंप्लीमेंट्री डीएनए को प्रोड्यूस करेगी। तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए रेप्लिकेट इनटू 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे बेटा इसे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस, इस स्टेज में केवल एक ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कंप्लीट होती है जिसे हम बोलते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट और डीप है, उसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अप्रॉक्स 6 एंजाइम कम यूज होते हैं बेटा। कितने एंजाइम, 6 एंजाइम। ठीक है, वो भी बताएंगे। ठीक है, वापस बात करते हैं बेटा G2 की। किसकी बात करते हैं बेटा, G2 की। तो अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे बिटवीन G1 एंड G2 फेज, तो मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो होती है वो G1 और G2 में सिमिलर होती है। ठीक है, बताता हूं मैं। इसमें बेटा आरएनए सिंथेसाइज किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी, अब आरएनए केवल सिंगल टाइप का नहीं होता, आरएनए बहुत टाइप के होते हैं बेटा, जैसे एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है। ठीक है, तो वही चीज है, कुछ आरएनए इसमें बनेंगे, कुछ आरएनए इसमें बनेंगे। ठीक है, आरएनए के अलावा इसमें क्या होता है बेटा, वापस प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बना है, तो इस जगह पे कौन सा प्रोटीन बनेगा बेटा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। आया समझ में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में देखो न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, मतलब क्रोमोसोम डिवाइड होंगे। तो क्रोमोसोम डिवाइड होने के लिए मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एटीपी से। ठीक है, तो इस फेज में एटीपी भी जनरेट किया जाता है। क्या जनरेट किया जाएगा बेटा, एटीपी भी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा अपने इंटरफेज सेल साइकिल में। आज अपन ने सेल साइकिल पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था बेटा इसके कुछ स्टेप होते हैं। आज अपन ने पढ़ा था इंटरफेज। ठीक है, अब इसके बाद में एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी सेल्स जो होती है वो ये अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, उसके बाद में वो डेड हो जाती है। लेकिन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने से पहले भी कुछ स्टेज ऐसी आती है कि वो सेल डिवीजन नहीं करती है। ठीक है, क्यों, उसका बेसिक रीजन होता है, एक तो उसके फंक्शंस ऐसे ही होते हैं कि वो आगे जाके डिवाइड नहीं कर सकती। दूसरा उसका बेसिक रीजन होता है बेटा कि उस सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है धीरे 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 वाटर लॉस करके रफ हो जाता है। आया समझ में। तो उस वजह से क्या होता है कि उस सेल की एक्टिविटी कम हो जाती है और वो सेल डिवाइड करना बंद कर देती है। और जो सेल होती है वो सेल साइकिल में एंटर नहीं करती और सेल साइकिल से बाहर निकल के एक फेज को अचीव कर लेती है, जिसे G0 या G0 फेज कहते हैं। आया समझ में, क्या कहेंगे उसे, G0 या G0 फेज कहते हैं। और ये जनरली प्रेजेंट होती है बेटा परमानेंट टिश्यू में। किसमें प्रेजेंट होगी बेटा, परमानेंट टिश्यू में। ओके, आया समझ में। ऐसा नहीं है कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस ही वो G0 या G0 में एंटर करेगी। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो इसमें एंटर करने के बाद भी वो G0 या G0 शो करती है, जैसे कि अपने न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो इस जगह पे G0 में जाते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो ओवरऑल प्रोसेस है इससे रेगुलेट किया जाता है बेटा न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, डीएनए ही क्रोमोसोम बनाते हैं और क्रोमोसोम पर ही जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये अपने क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में। और इन क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये जीन्स जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं सेल डिवीजन को। किसको रेगुलेट करते हैं, सेल डिवीजन को। और इसे समझाने के लिए ही मैंने कल बताया था, हार्टविग ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स NP इज इक्वल टू VN अपॉन VN माइनस VC, मतलब रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, लेकिन एक डिजीज है बेटा ह्यूमन बॉडी में या बहुत सारे एनिमल्स में होती है, कैंसर। ठीक है, अब कैंसर में भी क्या होता है कि वो सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। जनरल कंडीशन में अपन मान लेते हैं कि कोई भी जो सेल्स होती है वो डिवाइड होकर क्या करती है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कैंसर के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है जिसे ओनका जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओनका जीन।
अब म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होते ही ऑनकाजीन जो होता है ये क्या होता है, म्यूटेंट हो गया, और उसके बाद में ये क्या करेगा बेटा, ये जीन रेपिडली सेल डिवीजन करेगा, मतलब एक सेल से बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और एक स्पेशल साइट पे क्या होता है कि छोटी छोटी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं बेटा ट्यूमर। क्या कहते हैं, और ट्यूमर ही फर्स्ट स्टेप होता है कैंसर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा अपन आगे पढ़ेंगे।